हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, एजुकेशनल थिंकर्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका ये वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम लोग सावित्री बाई फुले को डिस्कस कर रहे हैं। ये उनका फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी महिला है जिसे पहली महिला शिक्षक के नाम से भी जाना जाता है। सावित्री बाई फुले को बहुत कुछ इन्होंने सहा है, बहुत कुछ एफर्ट लगाए हैं, अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं महिलाओं को समाज में ऊपर लेकर के आने के लिए, और इन्हीं के एफर्ट्स हैं जिनके कारण आज एक महिला इस समाज में रहते हुए शिक्षा प्राप्त कर पाती है। मैं हूँ, आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप हैं जो उस तरफ से पढ़ पा रहे हैं। किनके एफर्ट हैं? सावित्री बाई फुले के। तो आज इनका जो भी चरित्र था, इनकी जो भी लाइफ में जो कुछ हुआ, इन्होंने एजुकेशन के बारे में जो भी चीज़ें बोली हैं, उन सब चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगी। इतने अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करूंगी कि सावित्री बाई फुले से रिलेटेड कोई भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टीचिंग से रिलेटेड, NTA UGC नेट से रिलेटेड, या आप B.ED M.ED या MA एजुकेशन कर रहे हैं, वहाँ पर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, कॉपी पेन होप आप लोगों ने रखा होगा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी सीरीज़ में हम लोग इन सभी लोगों को डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट 3 हम कर चुके हैं। आज सावित्री बाई फुले, देन महात्मा गांधी एंड स्वामी विवेकानंद, एंड सो ऑन वी विल मूव अहेड। तो देखते हैं एजुकेशन फिलोसॉफी। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, इनका जो पूरा नाम है ना, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम से रिलेटेड। क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले। ये स्लाइड आगे क्यों जा रही है बार बार? ओके, हाँ, क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले, ये इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं नेट में, है ना। एंड इन्हें फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे की टर्म्स में यहाँ पर डिस्कस आप लोगों से करने वाली हूँ, तो कॉपी पेन ज़रूर रखिए, है ना। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं, NTA UGC नेट पेपर 1, एजुकेशन पेपर 2, B.ED M.ED एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पिछले सालों के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये आप लोगों के सामने हैं, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये सभी सॉल्व्ड पेपर हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, डेली क्विज हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको अपना स्कोर वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। तो NTA UGC नेट के ये क्विज हैं, आप चाहे तो जाकर के इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, चले आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको इनका दे दूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने काम किस क्षेत्र में किया है, क्योंकि इनकी एजुकेशन फिलोसॉफी से ज़्यादा इन्होंने कहाँ कहाँ पर काम किया है ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो सेक्युलर एजुकेशन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर एजुकेशन? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, है ना। इससे कुछ समझ पाया? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री मतलब कि इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर एक निश्चित धर्म नहीं है। ऐसे ही इन्होंने बोला है कि इंसान को हमें सेक्युलर एजुकेशन देनी है, मतलब कि उसकी एजुकेशन में किसी भी जाति धर्म की, जाति नहीं हम बोलेंगे धर्म की, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हमें बात नहीं करनी है जब हमें बच्चों को शिक्षित करना है। तो दैट इज द सेक्युलर एजुकेशन। तो क्या वाकई में, ये क्वेश्चन मेरा आपको है अपनी तरफ से, क्या इंडिया की एजुकेशन सेक्युलर एजुकेशन है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जब आप नेट की एग्जाम देने के बाद क्लियर करके जब आप PhD के लिए जाते हैं, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वाकई में सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम है? ठीक है। तो खैर, मुद्दा हमारा ये है कि जो सावित्री बाई फुले हैं, उन्होंने सेक्युलर एजुकेशन की बात की है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, मतलब कि किसी भी ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें रिलीजन की बात ना हो। गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत कुछ काम किया है, और गर्ल्स एजुकेशन की जहाँ बात आती है तो कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की भी बात आएगी। कास्ट मतलब कि वो जो वर्ण भेद वाली जो बातें हैं, है ना। 4 तरीके के हमारे यहाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, वो सब 4 कैटेगरी की बात हो रही है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि जो है सेक्स के अकॉर्डिंग जो भेदभाव होते हैं, लड़के लड़की में जो भेदभाव है। चाइल्ड मैरिज, बच्चों की जो शादी हो जाती है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनकी शादी कितने एज में हो गई थी। विडो री मैरिज के ऊपर इन्होंने काम किया। तो ये कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं इनके काम के, और इसी से जो है इनकी एजुकेशनल फिलोसॉफी इसी पर डिपेंड
करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइमलाइन देखें। देखिए 1831 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, सतारा में, एंड सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक पुअर पीजेंट फैमिली, पीजेंट मतलब आप समझ लीजिए किसान फैमिली, है ना। मैरिड टू ज्योतिबा फुले। अब आप ये देखिए 1831 में इनका बर्थ हुआ और इनकी शादी कब हो गई? 1840 में, महज 9 साल की उम्र में। एंड 1841 में ज्योतिबा बिगिन टू एजुकेट हर, जो इनके हस्बैंड है ज्योतिबा राव फुले, उन्होंने इन्हें पढ़ाई करवाना शुरू की और 1848 में ये पहली महिला शिक्षक बनी। ठीक है, एंड उसी समय पर शी फाउंडेड इंडियाज फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स कॉल्ड बिड़वाड़ा इन पुणे। अब आपको एक बात जान करके बहुत हैरानी होगी दैट ये एक ऐसी पहली महिला टीचर थी, जब ये अपने घर से निकलती थी पढ़ाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तब ये अपने बैग में 2 जोड़ कपड़े लेकर के निकलती थी। एक तो वो साड़ी जो ये पहनती थी, है ना, और एक वो साड़ी वो बैग में लेकर के जाती थी। क्यों? क्योंकि जो हमारा समाज था उससे ये मंजूर नहीं था कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए। लड़कियां सिर्फ घर के काम करने, अपने छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए होती थी। ठीक है, तब जब ये जाती थी अपने घर से स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो लोग इनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे, पत्थर मारा करते थे, इन्हें गालियाँ दिया करते थे। तो ये एक साड़ी लेकर के निकलती थी कि भाई बच्चों के सामने अच्छे से जा कर के साफ सुथरे में पढ़ाना है, अगर बच्चे मुझे ऐसे देखेंगे तो उनका मॉरल डाउन हो जाएगा। तो पहले स्कूल में जा कर के ये अपने कपड़े चेंज करती थी, देन ये पढ़ाना स्टार्ट करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कुछ इन्होंने सहा है गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 1848 में स्टार्टेड स्कूल फॉर एडल्ट लर्नर्स इन उस्मान शेख्सवाड़ा। ठीक है, एंड वन ऑफ द फर्स्ट इंडियाज मॉडर्न फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब कि जो महिलाओं के हक के लिए काम करती है उन्हें क्या कहा जाता है? फेमिनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारी जो सावित्री बाई फुले है, ये जो इनकी लाइफ से रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हुई हैं एग्ज़ाम में यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। और इनकी जो एजुकेशनल फिलोसॉफी है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि खुद बहुत ज़्यादा अपने उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, पर जो भी कुछ बेसिक पढ़ाने का इन्होंने काम किया है, तो बहुत ज़्यादा इनकी एजुकेशनल फिलोसॉफी बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। आप सोचे कि टैगोर, महात्मा गांधी या फिर टैगोर की तरह, ऐसा नहीं है। पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इनके डिस्कस करेंगे। मेन क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, नाउ इन 1849 में 18 मोर स्कूल्स इन्होंने ओपन करे, है ना, शुद्र और एंटी शुद्रास के लिए। ठीक है, उसमें भी गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली। नाउ फिर इन्हें अंग्रेज़ों की तरफ से जो है अवार्ड भी दिए गए इनके इस काम के लिए। ठीक है, तो आइडियल टीचर अवार्ड बाय स्कूल इंस्पेक्शन कमेटी ने इन्हें एक आइडियल टीचर अवार्ड भी दिया। ना 1854 में इनके जो कलेक्शन था पोएम का, है ना, काव्या फूले करके, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, मैं रेड करना इसको भूल गई, काव्या फूले, है ना, इनकी जितनी भी इन्होंने पोएम लिखी थी इंग्लिश में, उन सबका जो है इसमें कलेक्शन था। मेकिंग हर द फर्स्ट मॉडर्न पोएट्स ऑफ मराठी, तो इंग्लिश में भी है इसमें। नाउ व्हेन द वर्ल्ड वाइड थर्ड पैंडेमिक ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग, फिर क्या हुआ कि 1897 में इनकी डेथ हो गई 10 मार्च को। किसके कारण हुई? प्लेग हो गया था। क्या हुआ था? इनके एक अडॉप्टेड सन थे यशवंत करके, नाम मैं भूल रही हूँ शायद, यशवंत, यस यशवंत नाम था। तो ये इनके साथ जो है, जो जिन लोगों को प्लेग हुआ था उनको सर्व करते थे, उनकी सेवा करते थे, वो क्लिनिक पर देखते थे इनके बैठे, और ये जो बीमार लोग थे उनको लेकर के क्लिनिक तक आती थी। तो उसी दौरान इनका कांटेक्ट हो गया किसी डिसीज्ड पर्सन से और इन्हें प्लेग हो गया, है ना, और एंड देन शी डाइड। तो ये इनकी पूरी एक कहानी रही है, कैसे कैसे इन्होंने काम किया और कहाँ से ये एक थिंकर तक पहुँच गई। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने क्या क्या इम्पॉर्टेंट वर्क किए हैं। ठीक है, बाल हत्या प्रतिबंधक गिरह, अब ये क्या है? देखिए ज्योतिराव फुले जो इनके हस्बैंड है ना, उनके साथ शी ओपनड अ केयर सेंटर फॉर प्रेग्नेंट रैप विक्टिम्स। अब देखिए जैसे मैंने बोला था वहाँ पर विडो रीमैरिज की बात, इन्होंने, इनका मेन काम था उसी को जो है आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने ये बाल
हत्या प्रतिबंधक गृह, मतलब कि ऐसा घर जहाँ पर बाल हत्या नहीं की जा सकती, बच्चे की हत्या नहीं की जा सकती, वो करते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए कि उस जमाने में जो है विडो की रीमैरिज नहीं होती थी, और जो अधिकतर जो ब्राह्मण्स की जो वाइफ्स होती थी, जो विडोज होती थी, अब उनकी शादी तो हो नहीं सकती है ना, तो क्या होता था, उनके साथ रेप हो जाता था। ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस थी, मतलब महिलाओं की स्थिति उस समय तक ऐसी थी। फिर क्या होता था, वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो प्रेग्नेंट हो जाएंगी देन दे विल बी, उनके बच्चों को क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या, भाई ये प्रोसेस खत्म करने के लिए हम महिलाओं के लिए एक ग्रह बना देते, एक जगह बना देते, जो भी इस तरीके की प्रताड़ित महिलाएं वो वहाँ पर आ सकती है। फिर सत्यशोधक समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सत्यशोधक समाज जो है वो किसने शुरू किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार कह रही हूँ। एक्चुअली इट इज़ फाउंडेड बाय ज्योतिराव फूले, मतलब कि उनके हस्बैंड ने ये समाज की स्थापना की थी 1873 में पुणे में, है ना। पर आफ्टर हिज हर हस्बैंड्स डेथ जो है सावित्रीबाई फुले जो है इसकी हेड बनी, ठीक है। सत्यशोधक समाज जो है किसने स्थापित किया था, ज्योतिराव फुले ने किया था, ठीक है। किन चीज़ों के लिए था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द समाज विच इंक्लूड मुस्लिम, नॉन ब्राह्मण, ब्राह्मण्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एज मेंबर्स was to free women, Shudra, Dalit and other less privileged one from getting oppressed and exploited, है ना। तो जो अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग जो वर्ग थे, उनकी जो महिलाएं थी, है ना, उनके साथ उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको दबा ना दिया जाए, उनके रक्षा के लिए ये समाज काम करता था, ठीक है। चलिए अब फाइनली आ जाते हैं इनके एजुकेशनल थॉट के ऊपर। तो जो सावित्रीबाई फुले का जो एजुकेशनल थॉट था, वो एजुकेशन फॉर द मासेस, मतलब कि सभी को शिक्षा दी जाए, और सभी को शिक्षा में भी गर्ल्स को पहले शिक्षा दी जाए, क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर आप गर्ल को अगर आप चाहते हो कि आपकी नेशन अच्छी हो, तो आपको महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बोलते हैं ना, जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो 4 और लोगों को शिक्षित करती है, पर जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ खुद ही शिक्षित होता है, ठीक है। तो इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए जो है इन्होंने मास एजुकेशन की बात करी, सभी लोगों को, मतलब लड़के और लड़कियों दोनों को मिले, साथ ही जितने भी जो हमारा 4 वर्गों में उस समय समाज बटा हुआ था उनमें भी सभी को मिले। तो यहाँ पर जेंडर की भी बात है और यहाँ पर कास्ट की भी बात हो रही है, जब हम बात करें एजुकेशन फॉर द मास। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। नाउ यूनिवर्सल अवेलेबल चाइल्ड सेंसिटिव इंटेलेक्चुअली क्रिटिकल एंड सोशल रिफॉर्मिंग, क्या है ये थॉट्स, चलिए डिटेल में देखते हैं। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, बोल रहे हैं कि यूनिवर्सली सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए एजुकेशन। इनका प्रिंसिपल था कि एजुकेशन को यूनिवर्सल राइट बना दिया जाए, और साथ ही मेड मास एजुकेशन the focal point of movement and gave the highest priority to the education of women and children from lower caste in particular। जैसा कि मैंने बोला कि अगर यूनिवर्सली मास एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं तो आप वुमेन को भी एजुकेशन दें, क्योंकि मैन को तो मिलती ही एजुकेशन। प्लस जो पुराना समय था, 4 वर्गों में जो समाज था उसमें हायर जो ब्राह्मण्स थे उन्हीं तक, ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, तो बोल रहे हैं लोअर कास्ट को भी शिक्षित किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट था उनका यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। फिर था चाइल्ड सेंसिटिव। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप B.ED वगैरह भी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इस पॉइंट से रिलेट कर पाएंगे, जो भी ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले ने कहा है उससे। देखिए ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, जबकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्राइमरी एजुकेशन को क्या करती है, निगलेक्ट कर देती हैं, सिर्फ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, जबकि ऐसा नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। पेड हायर सैलरीज, है ना। क्या होता है, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी है तो प्राइमरी टीचर की ज़्यादा मेहनत होती है, तो उनको ज़्यादा पे भी करना चाहिए, जबकि होता क्या है, हायर एजुकेशन को पढ़ाने वाले टीचर्स को ज़्यादा सैलरी दी जाती है, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं वेट ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज रेदर देन द बुकिश नॉलेज, आर्ग्यूइंग दैट एजुकेशन शुड बी
यूटिलिटेरियन एंड प्रैक्टिकल सो एज टू एड्रेस द सोसाइटीज नीड। बोल रहे बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ाई आप ऐसी करवाइए, एजुकेशन आप ऐसा दीजिए कि वो यूटिलाइज हो सके, उसकी प्रैक्टिस हो सके और उससे आप सोसाइटी की जो डिमांड है, सोसाइटी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। ठीक है, फॉर सपोज आप मान लीजिए कि आपने किसी को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा दिया और अब पढ़ के क्या करेगा वो बंदा, है ना, सोसाइटी के किस काम में आ पाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल भी पढ़ाना है, ये भी पढ़ाइए, आप आर्ट भी पढ़ाइए क्योंकि उससे माइंड डेवलप होता है, पर सोसाइटी को डायरेक्टली कैसे हेल्प कर पाएगा वो, ये भी आपको देखना है। ठीक है, नाउ शी बिलीव दैट द प्राइमरी स्कूल करिकुलम शुड बी अप्रोप्रिएट टू स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी जब आप पढ़ाई करा रहे हैं तो उसका करिकुलम ऐसा बनाइए जो स्टूडेंट के आसपास से उससे रिलेटेड हो, है ना, मतलब कि अगर रूरल एरिया है तो वहाँ से रिलेटेड करिकुलम में एग्जाम्पल्स हो, अर्बन है तो वहाँ से रिलेटेड। अब मान लीजिए आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं और गांव के बच्चों को आप सुपर सिटी, हाइपर सिटी या आप मॉल्स की बातें कर रहे हैं, अब उसने तो कभी देखा नहीं, वो कैसे कोरिलेट कर पाएगा। ठीक है, तो अगर गांव के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो गांव के एग्जाम्पल, शहर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो शहर के एग्जाम्पल, इससे क्या होगा, बच्चा रिलेट कर पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इंक्लूजन ऑफ यूजफुल एंड रिलेवेंट टॉपिक्स सच एज हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, और हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे रिलेवेंट टॉपिक्स को भी आपको इंक्लूड करना है करिकुलम में। फिर बोल रहे हैं इंटेलेक्चुअली क्रिटिकल। इंटेलेक्चुअली क्रिटिकल मतलब कि जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं, जो भी हम एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, उससे उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ना चाहिए। पहले ये किस चीज़ों से ये परेशान थे, लेकर के नाराज थे। टू फूले द चीफ इविल इज ब्राह्मणिकल डोमिनेशन ओवर द मासेस। जो ब्राह्मण्स थे ना, जो रिचुअल्स कराते थे अलग अलग तरीके के, उनका जो डोमिनेशन था, किसी ब्राह्मण ने कह दिया बच्चे की तबीयत खराब है किसी बीमारी से, पर ब्राह्मण ने क्या कह दिया, अरे भगवान तुमने कुछ गलत किया है, भगवान नाराज हैं, ये पूजा करा लो सब ठीक हो जाएगा। तो ये इस तरीके की चीज़ों से वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती थी और ये इसे एक तरीके की बुराई मानती थी। जब लोग बिना सोचे समझे अनक्वेश्चनिंग फेथ इन रिलीजियस टेक्स्ट एंड अथॉरिटी, जब बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई क्वेश्चन किए लोग बात मान ही लिया करते थे। ठीक है, तो ही स्ट्रांगली क्रिटिक्ड अनथिंकिंग बिलीव सुपरस्टिशन एंड रिचुअल्स। तो बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेना, सुपरस्टिशंस मतलब कि अंधविश्वास, है ना, और जो रिचुअल्स हैं उन पर बिलीव कर लेना, उसके ये खिलाफ थी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट टर्म, ही टर्म्ड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज एज तृतीय रत्ना, थर्ड आई। बोलते ना भाई ज्ञान चक्षु खुल गए, तीसरी आंख खुल गई, मतलब कि इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि उनकी तीसरी आंख खुल गई। कहने का मतलब ये कि वो चीज़ों को सोच समझ के करने लगे, ना सिर्फ एजुकेशन ले ली, नॉलेज हो जाना किसी चीज़ का। ठीक है, नो सोशली रिफॉर्मिंग। सोशली रिफॉर्मिंग मतलब कि भाई जो भी आप एजुकेशन दे रहे हैं उससे सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, फंडामेंटल चेंजेस इन सोशल एटीट्यूड्स। कुछ गलत बिलीव्स हैं, है ना, सोसाइटी में कुछ गलत चलन है, तो एजुकेशन लेने के बाद वो सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए, और जब सोसाइटी से ये चीज़ें हट जाएंगी तब इट ऑटोमेटिकली रीशेप द इंटायर फ्यूचर ऑफ द नेशन। जो नेशन का जो फ्यूचर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा अगर सोशल रिफॉर्म होगा। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनकी दो फेमस बुक है, काव्या फूले और जैसे मैंने बताया था भवन खुशी सुबोध रत्नाकर। तो ये आप इन नामों को याद रखें, जब भी कोई क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट आप इसको लिख करके या मार्क करके अपने नंबर्स गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। मेरे ख्याल से सावित्रीबाई फुले के बारे में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।